वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। आरएसएस ने 52 साल तक क्यों नहीं फहराया तिरंगा झंडा? वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा हुई और दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर खूब बहस भी हुई। और इस विशेष चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर बहुत ही तीखा हमला बोला है और खास करके तिरंगे झंडे को लेकर संजय सिंह का कहना हुआ कि वंदे मातरम का नारा लगाने वाले शहीदों की कुर्बानी पर जिनका कोई इतिहास नहीं है, वे आज देशभक्ति के ठेकेदार बने घूम रहे हैं। संजय सिंह ने आरएसएस पर यह भी कहा कि सरकार वंदे मातरम की आड़ में असली मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, दलित और फिर पिछड़ों पर अन्याय और देश की आर्थिक लूट से ध्यान भटकाना चाहती है। तो संजय सिंह का पहले बयान सुनिए। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप। अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर। लेकिन सवाल ये कि संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि आखिर आरएसएस ने 52 साल तक नहीं फहराया तिरंगा, तो ऐसा क्यों? और इसलिए इस सवाल को समझने के लिए आरएसएस और तिरंगे की पूरी कहानी समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। आरएसएस ने 52 साल तक क्यों नहीं फहराया था झंडा? इसको पहले संविधान के नजरिए से समझते हैं कि संविधान में इसका जिक्र है या फिर नहीं, और जिक्र है तो क्या है। आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज न फहराने के पीछे की 2 थ्योरी चलती है। एक थ्योरी, जो सबसे पहले थ्योरी को अगर समझे तो आरएसएस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के संविधान में यह कहा गया था कि आम जनता अपने घर पर, अपने ऑफिस में, संगठन के कार्यालय या फिर निजी संस्थानों में तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकता है। अब ये एक हुआ और इसी को लेकर जो तिरंगा झंडा नहीं फहराने के बाद थी, साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और साल 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून में संशोधन को लेकर फैसला सुनाया। और इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम जनता को भी अपने घरों, कार्यालयों और फिर मुख्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दे दी। और इसके बाद 26 जनवरी 2002 से आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराना शुरू कर दिया। यानी कि संघ ने जानबूझकर नहीं बल्कि कानून की मजबूरियों के चलते 52 साल तक झंडा नहीं फहराया। सबसे पहले तो ये थ्योरी हुआ। अब इसी में अब आते हैं दूसरी थ्योरी पर। दूसरी थ्योरी क्या है इसमें? तो थ्योरी ये है कि 2002 से पहले सरकारी स्कूल हो या फिर जो लोग स्कूल गए हो उनको पता होगा कि 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को उनके स्कूलों में अक्सर झंडा फहराया जाता था। अब फिर चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल, इन दोनों में तो झंडा फहराया जाता था। फिर कानून तो स्कूलों के लिए भी उतना ही लागू था जितना कि सरकारी अफसर हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो। अब इस मुद्दे को लेकर दूसरी थ्योरी लाइमलाइट में आती है कि फिर यहां आरएसएस के लिए ऐसा क्यों हुआ। तो इंटरनेट पर जो जानकारी मौजूद है उसके अनुसार से 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू होने से पहले साल 1995 में तब के कांग्रेसी और अब के बीजेपी के नेता नवीन जिंदल ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुद्दे को लेकर पिटीशन दायर की थी और जब उन्हें अपने रायगढ़ वाली फैक्ट्री पर झंडा फहराने से अधिकारियों ने रोक दिया था।
लेकिन तब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त और इसके अलावा 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था, अनुमति थी, वो झंडा फहरा सकते थे। तो अब थोड़ा सा चलते हैं इससे भी पीछे कि इस दोनों थ्योरी के अलावा और क्या कुछ दर्ज है इतिहास में। तो 1982 में एक प्रोटोकॉल, पहला डॉक्यूमेंट 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनुअल है जो कि पंजाब गवर्नमेंट के साइट पर उपलब्ध है। और इस सरकारी मैनुअल में यह कहा गया था कि खास मौकों पर आम जनता को तिरंगा फहराने से नहीं रोका जाएगा। वहीं पर इसी मामले को लेकर 15 जून 1971 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक लेटर भी इंटरनेट पर मौजूद है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही फहराया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी जिक्र है कि नेशनल डे पर ऐसी कोई भी रोक नहीं है और साफ तौर से कहा गया था कि आजादी के बाद आरएसएस भी खास मौकों पर झंडा फहरा सकता था। तो फिर आरएसएस ने क्यों नहीं फहराया? फिर से थोड़ा सा आगे आइए। 2002 में फ्लैग कोड के लागू होने के बाद आरएसएस ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने नागपुर वाले मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया था और इसके बाद से हर साल आरएसएस तिरंगा झंडा फहराते आ रही है। अब हालांकि आरएसएस का ऐसा दावा भी रहा है कि 15 अगस्त 1947 पर, इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को, इसके अलावा कई ऐसे मौके हुए जहां पर आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराया है और ये इस बात का जिक्र आरएसएस के प्रमुख भी करते रहे। तो ये हुई संविधान और कानून पर आधारित जानकारी। अब थोड़ा सा इतिहास से और आजादी के पहले से इस कहानी को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि संजय सिंह ने यह भी कहा है कि आरएसएस ने न तो कभी तिरंगा फहराया और ना ही राष्ट्रगान स्वीकार किया, न वंदे मातरम बोला। 1949 में आजादी के 1 से 2 साल बाद आरएसएस के अखबार है ऑर्गेनाइजर में राष्ट्रगान का विरोध किया गया था। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का यह दावा है। संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि 3 देशभक्त युवकों ने जब आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा फहराया तो संगठन ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और फिर 13 साल तक मुकदमा लड़ा गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तिरंगे और राष्ट्रगान का विरोध करे वे भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हो सकते। तो इसे भी थोड़ा समझते हैं कि ये कहानी क्या थी। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं हैं। आप भारत के राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं। आपके मुख्य पत्र में भारत के राष्ट्रगान का विरोध लिखा गया है। इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने आप को आरएसएस को अपना आदर्श मानती है, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने तिरंगे का विरोध किया, राष्ट्रगान का विरोध किया, वंदे मातरम आपने लगाया नहीं। कभी कोई आपका व्यक्ति देश की आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गया। कभी आपने कोई देश के लिए, हमारे यहां अवधि में कहावत है, नाखून कटाए के शहीद ना बना भैया। तू तो नाखूनों नहीं कटाया भैया, बिना नाखून कटाए शहीद बना चाहता है। तो आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने बयान दिया था कि आरएसएस ने 1950 से 2002 तक अपने मुख्यालय में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया। तो फिर इसके जवाब में मोहन भागवत का कहना हुआ कि प्रश्न लोगों को हमसे नहीं करना चाहिए। मोहन भागवत ने साफ तौर से यह कहा कि हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम जहां भी होते हैं राष्ट्र ध्वज वहां फहराते हैं। और इस बात का जिक्र उन्होंने किया, यह भी कहा कि बात यह नहीं कि फहराते या नहीं,
झंडा फहराएं या ना फहराएं, लेकिन जब राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात आती है तो हमारे स्वयंसेवक, आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, सबसे आगे रहते हैं और अपना बलिदान भी देने को तैयार रहते हैं। तो हमारी संघ के स्वयंसेवकों की यह परंपरा है, जहां पर देश के सम्मान का प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज के सम्मान का प्रश्न है, वहां पर हम सबसे आगे आपको मिलेंगे लड़ने के लिए, प्राण देने के लिए। अब इससे पीछे की थोड़ा सा जानकारी जो हमें इंटरनेट पर मिली है उसे भी देख लेते हैं। आजादी से पहले इंटरनेट पर जो मौजूद है जानकारी, उसके मुताबिक 1925 में आरएसएस का गठन हुआ और इसके बाद आरएसएस ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया। आरएसएस ने गांधी के मुसलमानों के साथ सहयोग करने के इच्छा को भी अस्वीकार कर दिया। और इसके अलावे जो जानकारी हमने निकाली है उस जानकारी में यह भी है कि आरएसएस के जीवनी के लेखक हैं सीपी भेशिकर। सीपी भेशिकर के अनुसार से हेडगेवार ने केवल हिंदू संगठनों के बारे में बात की और औपनिवेशिक सरकार पर कोई भी प्रत्यक्ष टिप्पणी करने से परहेज किया। सीधे तौर से इस बात का जिक्र मिलता है, इंटरनेट पर आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध भी आरएसएस ने किया। आरएसएस ने शुरू से तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता नहीं दी थी। शुरू से ऐसा नहीं था। आरएसएस के मुख्य पत्र के रूप में काम करने वाली एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, और ऑर्गेनाइजर ने राष्ट्रीय ध्वज नाम से एक शीर्षक दिया और इसमें संपादकीय में, एडिटोरियल में मांग की कि भगवा ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया जाए, जो कि भगवा है उसे राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया जाए। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के बाद ऑर्गेनाइजर ने तिरंगे और फिर संविधान सभा के निर्णय पर तीखा हमला बोला था और इसके साथ में उसने लिखा था इसमें कि भगवा ध्वज के पीछे का रहस्य शीर्षक से एक लेख में जिस बात का जिक्र किया गया वो ये था। ऑर्गेनाइजर ये कहता है कि भाग्य के प्रहार से सत्ता में आए लोग भले ही हमारे हाथों में तिरंगा थमा दे, लेकिन हिंदुओं द्वारा इसका सम्मान और स्वामित्व कभी नहीं किया जाएगा। 3 शब्द अपने आप में एक बुराई है और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत ही बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के लिए हानिकारक है, यह ऑर्गेनाइजर लिखता है। इसके बाद और भी जानकारी जो आई है सामने में, एक में बंच ऑफ थॉट्स में एक लेख पब्लिश हुई, ड्राफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग इसका शीर्षक था। इस निबंध में यह लिखा गया कि गोलवलकर राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे के चयन पर दुख व्यक्त किए और इसकी तुलना एक बौद्धिक शून्यता से की थी। उनके शब्दों में जो लिखा गया था उस लाइन को भी आपके सामने पढ़कर बताते हैं कि क्या लिखा गया। उन्होंने लिखा कि हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा बनाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह तो बस बहकावे और फिर नकल करने का मामला है। हमारा एक प्राचीन और महान राष्ट्र है जिसका अतीत गौरवशाली है। तो फिर क्या हमारा अपना कोई झंडा नहीं था? क्या इन हजारों सालों में हमारा कोई राष्ट्रीय प्रतीक ही नहीं था? बेशक था। तो फिर हमारे मन में ये भी घोर शून्यता, ये गहरा शून्यता क्यों है कि एक नए राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा जो है उसको अपनाया जाए। अब आरएसएस ने अपने नागपुर मुख्यालय में केवल 2 बार 14 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया, लेकिन इसके बाद ऐसा करना बंद कर दिया और यह मुद्दा हमेशा से विवाद का सोर्स रहा है। इस पर सवाल उठते रहे और इसके बाद फिर 2001 में राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 कार्यकर्ता, अध्यक्ष बाबा मेंढे और सदस्य रमेश कंबले और दिलीप चट्टानी और अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर नागपुर में
रेशमी बाग में आरएसएस मुख्यालय में घुस गए और फिर देशभक्ति के नारों के बीच में जबरन वहां पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया। तर्क ये दिया उन्होंने कि आरएसएस ने आजादी से पहले या फिर आजादी के बाद में कभी भी उनके परिसर में तिरंगा नहीं फहराया गया। तीनों के खिलाफ उस वक्त केस दर्ज हुई थी, जिसका जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, अपराध दर्ज हुए और जिन्हें बाद में जेल भी भेजा गया। 2013 में 11 साल जेल में रहने के बाद उन्हें अदालत ने बरी कर दिया और भारत के ध्वज संहिता 2002 के गठन तक ध्वज फहराना बहुत ही प्रतीकात्मक और इसे बैन भी वहां पर माना गया। इसके बाद 2002 में गणतंत्र दिवस पर आरएसएस मुख्यालय में 52 साल में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और यही पूरी कहानी थी। 52 साल में आरएसएस ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को क्यों नहीं फहराया, इसके पीछे की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पूरी मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आए हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई जानकारी हो तो भी कमेंट कर बताइएगा और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।